बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैर वाफियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है, इसमें अक्सर एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फील्ड क्या होता है? मिसाल के तौर पर देखें, ये हमने एक चार्ज लिया और इस चार्ज को हमने यहाँ पे प्लेस किया। तो हमने क्या देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया। ठीक है, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया। फिर हमने एक और चार्ज पार्टिकल देखा, या इसी चार्ज पार्टिकल को हमने जब फ़र्ज़ करें यहाँ पे रखा, तो क्या देखते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर जाता है। फिर यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस करते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करना किस बात का सबूत होता है? तो आंसर है कि इस बात का सबूत होता है कि उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स का अमल दखल है, कोई फोर्स उस बॉडी पे लग रही है जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। क्योंकि बिना फोर्स के तो हम किसी बॉडी को मूव नहीं करवा सकते। ये हमने क्लास 9 में बातें पढ़ी हुई हैं, क्लियर, कि बगैर किसी फोर्स अप्लाई के हम किसी बॉडी को मूव नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पर अगर मुझे इस दरवाजे को मूव करवाना है, मुझे ज़मीन पे पड़े फुटबॉल को मूव करवाना है, तो मुझे उसको पुश करना पड़ेगा, मुझे दरवाजे को ऐसे टच करना पड़ेगा और मैं इस दरवाजे को मूव करवा सकूँगा। मैं फुटबॉल को ऐसे किक करूँगा तो मेरा कॉन्टैक्ट फुटबॉल के साथ होगा, तो फुटबॉल जब वो मूव करेगा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। तो किसी भी बॉडी का मूव करना इस बात का सबूत होता है कि उसके ऊपर फोर्स लगता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको मूव करवाए। ठीक है, इसके आसपास कोई भी ऐसे कोई कॉन्टैक्ट में कोई चीज़ नहीं आई है इस चार्ज के कि जिसने इसको मूव करवा दिया। तो फिर ये कैसे मूव कर सकती है बॉडी? ये कैसे चार्ज मूव कर गया बिना कॉन्टैक्ट के? तो इसकी इस तरह की एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ी हुई है क्लास 9 के अंदर, अगर आपको याद हो। जैसे मैं इस मार्कर को यहाँ से छोड़ता हूँ तो क्या होगा, मैं जो ही इसको यहाँ से छोड़ूंगा, रिलीज़ करूँगा, तो ये मार्कर नीचे की तरफ मूव कर पाएगा। तो इस मार्कर का नीचे की तरफ मूव करना इस बात का सबूत है कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है। लेकिन फोर्स लगाने वाला कौन है? तो हमने देखा कि अर्थ जो है वो इसको अपनी तरफ जब वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, ठीक है, जिसको हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। तो हालांकि अर्थ जो है वो इसके कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी अर्थ ने इसको अपनी तरफ खींचा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं जंप करता हूँ, और जब मैं जंप करता हूँ और मैं हवा में होता हूँ, लेकिन फिर मैं नीचे ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, फोर्स लगाती है। ये कैसा फोर्स लगाती है? हालांकि जब मैं हवा में था तब मैं अर्थ के साथ कोई कॉन्टैक्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी अर्थ ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। वो इस वजह से खींचा कि अर्थ ने अपने चारों तरफ क्या बना के रखा हुआ होता है, एक इफ़ेक्ट बना के रखा हुआ है, एक असर बना के रखा हुआ है कि मैं उसके इफ़ेक्ट में हूँ। तो जब तक मैं अर्थ के इफ़ेक्ट में हूँ, अर्थ मुझे अपनी तरफ खींचती रहेगी। क्लियर? तो इस इफ़ेक्ट को हमने ख़ास नाम दिया था। क्या नाम दिया था? फील्ड नाम दिया था। तो फील्ड बेसिकली क्या हुआ? फील्ड बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी रीजन होती है, एक ऐसी जगह होती है, सराउंडिंग होती है, कि जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके सराउंडिंग में, उसकी उस स्पेस में, उस रीजन में आता है, तो वो उसको क्या कर लेती है? खींच लेती है। क्लियर? तो उस इफेक्ट को, उस रीजन को, उस सराउंडिंग को हम क्या नाम देते हैं? फील्ड का नाम देते हैं। अच्छा, फील्ड, अब फील्ड के साथ हम ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों लगा दिया? तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसको बोलेंगे कि अगर किसी मैस ने अपने चारों तरफ एक इफेक्ट बना के रखा हुआ है और उस इफेक्ट में वो किसी दूसरे मैस को अपनी तरफ खींच लेती है, तो उस फील्ड को हम नाम दे देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फील्ड के साथ जो ग्रेविटेशनल है वो किस वजह से लगा कि वो फील्ड, वो इफेक्ट किसने बनाया हुआ है? वो मैस ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अर्थ जो है, अर्थ अपने चारों तरफ एक इफेक्ट बना के रखती है। ठीक है जी, अर्थ जो है वो अपने चारों तरफ जो है वो एक इफेक्ट बना के रखती है, एक असर बना के रखती है। इस फील्ड में जब कोई दूसरा मैस एंटर होता है तो वो क्या करती है? उसके ऊपर फोर्स लगाकर उसको अपनी तरफ खींच लेती है। हालांकि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है। ठीक है, तो ऐसी फोर्स को जो बिना कॉन्टैक्ट के लगती है उसको हमने एक नाम दे रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है जी, फील्ड फोर्स। तो अर्थ जो है ये फील्ड फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और इस रीजन को हमने क्या नाम दिया था? इस रीजन को हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड।
क्यों? क्योंकि ये मैस ने बनाया हुआ है, अर्थ का एक मैस है, और उस मैस की वजह से जो इफेक्ट बना हुआ है उस इफेक्ट का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यहां पर हमने एक चार्ज पार्टिकल इस स्पेस में रखा, तो देखा कि वो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन मूव करवाने वाला यहां पर कोई नहीं है। इसका मतलब कि ये चार्ज एक ऐसे इफेक्ट में पड़ा हुआ होगा कि उस इफेक्ट ने क्या कर दिया, इस चार्ज को मूव करवा दिया, और उस इफेक्ट को हम क्या नाम देंगे, फील्ड का नाम देंगे। लेकिन यहां पर यह देखने वाला है कि ये फील्ड बनाया किसने हुआ है, ये फील्ड, ये इफेक्ट बनाया किसने हुआ है। जैसे यहां पर इफेक्ट बनाया था मैस ने, ठीक है, मैस ने इफेक्ट बनाया था, तो जिस वजह से एक मैस को ही खींचा जा सकता है, इस वजह से इस इफेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दिया गया था। लेकिन यहां पर चार्ज को मूव करवाया जा रहा है, तो चार्ज को कौन मूव करवा सकता है? तो आंसर है कोई दूसरा चार्ज मूव करवा सकता है। यस, तो याद रखिएगा, एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले ऑब्जेक्ट्स ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। मैस कभी भी चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, चार्ज कभी भी मैग्नेट के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, मैग्नेट कभी मैस के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, चार्ज कभी मैग्नेट के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। तो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले ऑब्जेक्ट्स ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे चार्ज को हमने प्लेस किया डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर और चार्ज मूव कर गया, तो इसका मतलब कि ये जो चार्ज हमने डिफरेंट लोकेशंस पे रखा हुआ है, यहाँ पर किसी दूसरे चार्ज का क्या होगा, इफेक्ट होगा, और उसी दूसरे चार्ज को जिसने यहाँ पर एक अपना असर, अपना फील्ड बना के रखा हुआ है, ठीक हो गया, और उस दूसरे चार्ज का जो फील्ड होगा उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने यहाँ पर मैस को रखा, तो मैस इस फील्ड में पड़ा हुआ था, जिस वजह से ये मूव करके नीचे आ गया, हरकत की इसने, मोशन की है, तो मोशन का मतलब इसके ऊपर फोर्स लगा। वो फोर्स किसने लगाया, वो इस मैस ने लगाया, अर्थ ने लगाया, और अर्थ ने अपने चारों तरफ क्या बना कर रखा हुआ था, इफेक्ट बना कर रखा हुआ था। इसी तरह यहां पर भी जो इफेक्ट बनाया हुआ होगा वो भी किसी दूसरे चार्ज ने बनाया हुआ होगा। तो उस चार्ज के फील्ड के अंदर हमने इस चार्ज को रखा, ठीक है, और देखा कि ये चार्ज क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या हुआ, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के गिर्द ऐसी जगह, ऐसी स्पेस कि जिसमें कोई दूसरा मैस फोर्स फील करता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के गिर्द वो जगह, वो सराउंडिंग, वो रीजन कि जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या करेगा, फोर्स फील करेगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जब वो डेफिनेशन बन गई कि इट इज अ स्पेस आर रीजन अराउंड अ चार्ज, किसी चार्ज के गिर्द वो जगह, वो स्पेस, इन विच, जिसमें इट एग्जर्ट्स, वो चार्ज एग्जर्ट करता है, लगाता है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स लगाता है, ऑन एन अदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। क्लियर? तो अगर हम इसको डायग्रामिकली थोड़ा सा बनाना चाहें, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक चार्ज है, एक चार्ज बॉडी है, वो चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी क्या है, इसके पास एक चार्ज है, दैट इज क्यू चार्ज है, और इसने अपने चारों तरफ एक इफेक्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट होगा, इसी इफेक्ट को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे, ठीक है जी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जी प्यारे बच्चों, यहां तक बात हुई क्लियर? तो जैसे मैंने चार्ज को यहां प्लेस किया था, तो मैंने चार्ज को यहां पे प्लेस किया, मैंने यह चार्ज को यहां पे प्लेस किया, मैंने चार्ज को यहां पे प्लेस किया, तो देखा कि ये जो चार्ज है ये क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। हालांकि ये चार्ज इसके कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इसने अब फोर्स लगा दी इस बॉडी के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर। तो यहां पे पड़ा हुआ था, ये इधर मूव कर गया, मिसाल के तौर पर ये यहां पे पड़ा हुआ था, ये इधर मूव कर गया, ठीक है। तो हालांकि ये वाला चार्ज इस चार्ज के कांटेक्ट में नहीं आया, फिर भी इसने फोर्स लगाया, और इस फोर्स को हम फिर क्या नाम देंगे, इस फोर्स को हमने नाम दिया, जो फील्ड की वजह से लगता था, इसको हम नाम देते हैं फील्ड फोर्स, ठीक है जी। क्या नाम देते हैं, फील्ड फोर्स, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में देखा था। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स कौन होता था, बताइए जरा मुझे ध्यान से। सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जी मैं अगर यहां पे लिखूं व्हाट इज सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो क्या नाम देंगे, तो आंसर है सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैस।
ठीक है। इसी तरह मुझे यहां पर बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होगा। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन होगा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन होगा। सॉरी, ये मार्कर थोड़ा सा खराब हो गया। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हमारे पास क्या होगा, दैट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कहलाएगा। जी प्यारे बच्चों, जहां तक बात हुई क्लियर। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जैसे आपने ग्रेविटेशन फील्ड का पढ़ा था वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है। फर्क सिर्फ यहां पर ये है कि यहां पे सोर्स कौन होगा, एक चार्ज होगा, ठीक है जी। यहां पे सोर्स कौन होगा, चार्ज होगा जिसने अपना इफेक्ट बनाया हुआ है। और यहां पे सोर्स कौन था, मैस था जिसने अपना इफेक्ट बनाया हुआ है चारों तरफ अपने अराउंड। क्लियर। उसी इफेक्ट को हमने बच्चों क्या नाम दे दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दे दिया। ओके, तो दो बातें हमने यहां पे सीख ली। नंबर 1 कि ये जो फील्ड होता है इसका सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और ये फील्ड क्या कर सकता है, तो आंसर है ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक हो गया बच्चों यहां तक। अच्छा, अब हम ये मालूम करना चाहते हैं ये कितनी फोर्स लगा सकता है। हमने उस फोर्स को स्टडी किया, ठीक है। तो देखा कि वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये काम किस तरह करता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी जो वो थ्योरीज हम बना सकते हैं। और इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी हम बना सकते हैं, एक एनालॉजी है, हम दे सकते हैं कि ये जो चार्ज है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस तरह काम करता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक मकड़ी का जाला होता है। क्लियर। तो मकड़ी का जाला वो ऐसे बना हुआ होता है और मकड़ी जब वो जाले में कहीं सेंटर पे या किसी और जगह पे जाके छुप के बैठ जाती है और वो बड़ा फाइन होता है कि हमें वो नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है बल्कि आर पार उस जाले से हमें दिखाई पड़ता है। अब क्या होता है कि जब कोई दूसरा इंसेक्ट आता है और वो वहां से गुजरना चाहता है तो दरमियान में जाला लगा हुआ होता है, वेब लगा हुआ होता है और वो उस वेब में जाके फंस जाता है। क्लियर क्लियर। अब फिर क्या होगा, तो वो जाला जो है मकड़ी के लिए दो काम करता है। एक बताता है कि भाई आपके इस रीजन में, आपके इस वेब के अंदर फलां जगह पर एक दूसरा इंसेक्ट आ गया है, दूसरा कोई कीड़ा आ गया है। तो फिर दूसरा काम क्या करता है कि मकड़ी क्या करती है, फिर उस जहां पे वो इंसेक्ट फंसा हुआ होता है वहां पे वो उसको ऐसे लपेटते हुए उस धागे को ऐसे लपेटती जाती है और उसके मुंह के करीब आ जाता है। क्लियर। तो इस तरह दो काम करता है आप उस मकड़ी का जाला कि बताता है कि भाई फलां जगह पर क्या आ गया है, एक दूसरा कीड़ा आ गया है, एक इंसेक्ट आ गया है। फिर वो उसको फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से फोर्स लगाता है, वो अपने धागे की मदद से फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वजह से वो जो कीड़ा है वो उस मकड़ी के मुंह तक आ जाता है और बड़े आराम से खा जाती है। क्लियर। तो इस तरह जैसे मकड़ी ने अपने चारों तरफ एक वेब बनाकर रखा हुआ होता है, इसी तरह एक चार्ज ने और एक मैस ने अपने चारों तरफ एक वेब बनाकर रखा हुआ होता है। और उस वेब के अंदर जब कोई दूसरा कीड़ा, कोई दूसरा मैस, कोई दूसरा चार्ज आता है तो क्या होता है, वो उसको या तो अपनी तरफ खींच लेगी या उसको अपनी तरफ उसको अपने दूर से रिपेल कर देगी। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज हम जानते हैं कि यहाँ तो अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्शन भी हो सकता है। और इस केस के अंदर सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इस तरह जो फील्ड है ये उस चार्ज के लिए बताता है कि भाई फलां जगह पे कोई चार्ज आ गया है, बताओ इसको खींचना है कि रिपेल करना है। तो अगर सिमिलर होगा फिर तो वो क्या करेगा, रिपेल कर देगा। अगर वो अपोजिट हुआ तो फिर क्या करेगा, वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्लियर। तो इस तरह जो है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक चार्ज का वो काम करता है। ठीक हो गया। अब दूसरा कि ये जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को हमने कैलकुलेट किया और देखा कि वो फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। हमने क्या किया कि हम एक चार्ज को लेकर आए और चार्ज को हमने यहां पे रखा तो देखते हैं किसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक दूसरा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था उसको हमने इस पॉइंट पर रखा। ठीक है, इस पॉइंट पर रखा तो क्या देखते हैं कि वो जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स पहले की बनिस्बत कैसा अप्लाई हुआ, ज्यादा अप्लाई हुआ। फिर हम एक और चार्ज लेकर आए जिसका मैग्नीट्यूड उससे भी ज्यादा था। जब हमने उसको उस प्लेस पे रखा तो क्या देखते हैं कि फोर्स और ज्यादा लगा उस बॉडी के ऊपर, उस चार्ज के ऊपर। तो यहां से हमने एक क्लू निकाला कि फोर्स जो किसी बॉडी पे लगता है, फोर्स जो किसी चार्ज पे लगता है वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जितना चार्ज हम यहां पे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, हम इस फील्ड के अंदर जितना चार्ज हम यहां पे रखेंगे,
जितना चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता चला जाएगा, तो फोर्स जो इस चार्ज की वजह से, इस फील्ड की वजह से लगेगा वो ज्यादा होगा। तो हमने यहां से एक रिजल्ट निकाला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है जी, हेयर Q इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। तो ये जो Q है ये बेसिकली उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हुए चार्ज का मैग्नीट्यूड कहलाता है। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, रिलेशन नंबर 1 कह दिया। अच्छा, फिर हमने क्या देखा कि उसी चार्ज को जब हम यहां पे रखते हैं तो हमने देखा कि इसके ऊपर कम फोर्स अप्लाई हुआ। ध्यान सुनिएगा बातें। हमने पहले क्या देखा था कि चार्ज को मैंने इस एक लोकेशन पर रखा, सिर्फ एक लोकेशन पर रखा, तो यहां पे मैंने फर्ज करें 1 कूलम चार्ज रखा तो यहां पे फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई हुआ। फिर मैंने यहां पे चार्ज 2 कूलम रखा उसी लोकेशन पर, उसी एक खास लोकेशन पर, तो फोर्स बढ़ गया, फर्ज करें 2 कूलम हो गया। मैंने 3 कूलम चार्ज रखा तो फोर्स उसके ऊपर कितना महसूस हुआ, 3 न्यूटन फोर्स महसूस हुआ। इसका मतलब कि चार्ज का मैग्नीट्यूड के बढ़ने से फोर्स क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि एक चार्ज को लिया और मैंने यहां पर रखा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक हो गया। फिर मैंने इसी चार्ज को यहां पे प्लेस कर दिया, इस लोकेशन पे प्लेस कर दिया, तो क्या देखता हूं कि फोर्स वीक हो गया, थोड़ा सा कम लगा। फिर मैंने उसी चार्ज को यहां पर प्लेस कर दिया, तो क्या देखता हूं कि फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई हो रहा है। हालांकि चार्ज तो वही है, लेकिन डिफरेंट लोकेशंस पर रखने पर हमने क्या देखा कि यहां पे चार्ज को रखता हूं तो फोर्स कम लगता है, उधर चार्ज को प्लेस करता हूं तो फोर्स लगता नहीं है, यहां पे चार्ज को प्लेस करता हूं तो बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। हालांकि चार्ज तो वही है, लेकिन फोर्स क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, फोर्स तब्दील हो रहा है। तो एक ही चार्ज के ऊपर फोर्स कभी ज्यादा लग रहा है, कभी कम लग रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो ये हमने देखा, उस फील्ड को पढ़ के देखा, तो हमें ये एक आंसर मिला कि यहां पर जो चार्ज के ऊपर फोर्स लगा था वो ज्यादा लगा था। इसका मतलब ये होगा कि इस जगह पर इफेक्ट जो है, इस जगह पर जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। यहां पे फील्ड की जो ताकत होगी वो ज्यादा होगी। जब चार्ज को हम यहां पर लेकर आए उसी चार्ज को, तो देखा कि फोर्स बहुत कम लगा। इसका मतलब कि यहां पर जो फील्ड की जो ताकत होगी, फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, वो कैसी होगी, बहुत कम होगी। तो यहां से हमने एक और रिजल्ट निकाला कि इस फील्ड के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अगर हम चार्ज को प्लेस करते हैं, उसी चार्ज को, तो किसी जगह पर हमें फोर्स ज्यादा स्ट्रांग मिलती है, कहां पर हमें वीक मिलती है। ठीक हो गया। तो हमें फोर्स डिफरेंट वेरिएशन में मिलती है। इससे हम एक ही रिजल्ट निकाल सकते हैं कि भाई डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, जो ताकत होगी ना, वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। तो यहां से हमने एक और रिजल्ट निकाला कि फोर्स जो किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही है वो उस चार्ज पार्टिकल के अराउंड, इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो फील्ड है उसकी जो ताकत डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होगी। तो जहां पे ताकत स्ट्रांग होगी वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगी, जहां पे ताकत वीक होगी वहां पे फोर्स कम लगेगी। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की उस ताकत को हमने क्या नाम दिया, ई नाम दिया। इसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसका दूसरा नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तो जितनी हमने देखा कि जितनी ताकत ज्यादा होगी फोर्स उतनी ज्यादा लग रही है, जितनी ताकत कम होती है उतनी फोर्स कम हो जाती है। इसका मतलब अगेन कैसा रिलेशन हुआ इन दोनों के दरमियान, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसको हमने रिलेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है जी। दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q इंटू E। और इस साइन को हमने खत्म कर दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है जी। यहीं पे हमारे पास आ गया एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट इंटू Q इंटू E। और इस कांस्टेंट को हमने खत्म किया, इसका कोई सिंबल हमने रख दिया F इज इक्वल्स टू K Q E। ठीक हो गया बच्चों।
तो ये हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला बन गया। कौन सा फोर्स? जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के ऊपर लगाता है। ठीक है जी, तो इस फोर्स का नाम है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए चार्ज। ठीक हो गया, ये उसका फार्मूला आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास ये जो के है, हमें के पसंद नहीं है, हम यहां से के को खत्म करना चाहते हैं। के को खत्म करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू को 1 पुट करना होगा, 1 कर देना चाहते हैं। अब इसकी वैल्यू को 1 कैसे पुट करेंगे? तो 1 हम एक ही शर्त पे कर सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन में कोई क्वांटिटी हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हों। फर्स्ट टाइम कैसे पढ़ रहे हों? ठीक है, जैसे हमने यहां पर फोर्स को पहले डिफाइन किया हुआ है, फोर्स के बारे में इसका यूनिट हमने बनाया हुआ है। चार्ज के बारे में हम मालूमात हासिल कर चुके हैं, चार्ज का हमने यूनिट बनाया हुआ है। ये हमारे लिए नई क्वांटिटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट टाइम ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम फर्स्ट टाइम स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो क्वांटिटी है इसको हम फर्स्ट टाइम स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसका यूनिट नहीं बनाया है। तो हम इसका बनाते हैं यूनिट। उस यूनिट को बनाने के लिए इस के की वैल्यू को आप देखिएगा, ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी स्पेस में फर्ज करें कि यहां पर हमने 1 कूलम चार्ज को प्लेस किया हुआ है, इस जगह पर, इस लोकेशन पर, ये लोकेशन है, इस लोकेशन पर हमने चार्ज को कितना पुट किया हुआ है? 1 कूलम। और हमने क्या देखा कि इस पॉइंट पे चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हमें मालूम हुआ? 1 न्यूटन। तो किसी स्पेस में 1 कूलम चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स अगर 1 न्यूटन है, तो इसका मतलब कि इस जगह पर जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो ताकत है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कितनी मानी जाएगी? वो 1 यूनिट मानी जाएगी। फिर से ध्यान से, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट के ऊपर हमने 1 कूलम चार्ज को प्लेस किया, और यहां पे लगने वाला फोर्स कितना हमने देखा? 1 न्यूटन। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो कितनी होगी? तो आंसर है वो 1 के बराबर होगी, 1 यूनिट। ठीक है, अब अगर E की वैल्यू भी 1 हो गई, F की वैल्यू भी 1 हो गई, Q की वैल्यू भी 1 होगी, तो K यहां से क्या निकलेगा? देखें, तो यहां पर हमने क्या देखा कि फोर्स कितनी लग रही है? 1 न्यूटन लग रही है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक हो गया, और चार्ज हमने कितना रखा हुआ था? 1 कूलम चार्ज रखा हुआ था। तो 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 न्यूटन अगर फोर्स लग रही है, इसका मतलब कि उस खास लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत होगी वो कितनी मानी जाएगी? वो मानी जाएगी 1 यूनिट। ठीक है, और फिर यहां पर ये हमारे पास के भी है। अब आप देख सकते हैं कि जो के की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? सो 1 इंटू 1, 1 इज इक्वल्स टू 1। तो के की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या निकलेगी? तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक हो गया, तो के की वैल्यू 1 करने के लिए हमें एक चीज की कुर्बानी देनी पड़ी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना पड़ा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डेफिनेशन क्या बन गई? हम इसको साथ ही डिफाइन कर लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, शिद्दत कितनी है, कि वो इस जगह पर कितनी फोर्स लगा रहा है, इस जगह पर कितनी उसकी ताकत है, इस जगह पर उसकी कितनी ताकत है। तो इस ताकत को हमने क्या नाम दिया हुआ है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसी फॉर्मूले से हम इस बनाएंगे। अब के की वैल्यू हमने 1 कर दी है ना, तो के की वैल्यू अगर हमने 1 कर दी है तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? तो फोर्स हमारे पास बच्चों बराबर होगी Q इंटू ई के। और यहां से अगर हम E निकालना चाहें तो E किसके बराबर हो जाएगा? तो आंसर है E बराबर हो जाएगा फोर्स ओवर Q। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो किसी यूनिट चार्ज पर लगने वाली फोर्स को ही हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इट इज a force exerting on unit charge called electric field intensity।
ठीक हो गया। और इसका सिंबल क्या होगा, ई इसका सिंबल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली एक फोर्स होती है जो किसी यूनिट चार्ज के ऊपर क्या करती है, अप्लाई करती है। क्लियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली एक फोर्स ही होती है जो किसी बॉडी के ऊपर लगती है। अगर हम यहाँ पे चार्ज की वैल्यू बेटा 1 पुट कर दें, तो 1 अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ई किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। सो ई इज इक्वल टू एफ इफ Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम। तो अगर हमारा जो चार्ज है वो 1 कूलम के बराबर हो जाए तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बेसिकली क्या निकलेगी, किसके बराबर आएगी, फोर्स के ही बराबर आ जाएगी। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग, इट जस्ट अ फोर्स अप्लाई ऑन अ यूनिट चार्ज। यही ताकत होती है। ताकत को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। अगर ज्यादा फोर्स लगेगी तो ज्यादा ताकत कहलाएगी, कम फोर्स लगेगी तो कम ताकत कहलाएगी। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर क्या हुई, एक फोर्स ही हुई है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अप्लाई होती है। क्लियर। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अब यूनिट भी बना लेते हैं। डिफाइन हमने कर लिया, इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट। सो आंसर है इसका यूनिट क्या है, फोर्स और नीचे है चार्ज। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम हो जाएगा। इसका मतलब कि न्यूटन पर कूलम इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अब ये क्वांटिटी कैसी है जरा सोच के बताएं, ये क्वांटिटी स्केलर होगी या वेक्टर होगी, ये क्वांटिटी कैसी है, आया कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है, जब हम Q को 1 कूलम पुट करते हैं तो E किसके बराबर आ जाती है, फोर्स के बराबर आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होती है, किसी बॉडी पे किसी चार्ज पे लगने वाली फोर्स को ही तो हम कहते हैं। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक हो गया बच्चों। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है जी, डायरेक्शन किसके बराबर होगी, तो आंसर है जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी। जैसे यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पर किधर मानी जाएगी, इस तरफ मानी जाएगी। इस पॉइंट पे फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाएगी। इस पॉइंट पे फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ई किस तरफ होगा, तो ई भी आपका इसी तरफ होगा। तो जिधर हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। क्लियर। सो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। सो डायरेक्शन ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं आप सिंपल ई से नोट कर दिया करूंगा, मैं जब ई बोला करूँ समझ जाना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। ठीक हो गया। तो इसकी डायरेक्शन भी कौन सी मानी जाएगी, जो डायरेक्शन जब वो फोर्स की होगी उसी डायरेक्शन को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम नाम देंगे। जी प्यारे बच्चों, यहां तक बात हुई क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसका फार्मूला हो गया, इसका यूनिट हो गया, ये क्वांटिटी कैसी है, डायरेक्शन क्या है। ठीक है जी। F इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। अच्छा, इसमें जो Q है, ये वाला जो Q है, अच्छा देखें इसमें दो चार्जेस का जिक्र होगा। एक ये चार्ज में हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने स्मॉल q से डिनोट किया हुआ है। और एक है ये कैपिटल चार्ज जिसने अपना फील्ड बना के रखा हुआ, जिसने अपना इफेक्ट बना के रखा हुआ है। तो जिसने अपना इफेक्ट बना के रखा होगा उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। ठीक हो गया। ये कैपिटल Q से इसको डिनोट करेंगे। और वो जिसके ऊपर हम फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, फील्ड की डिटेक्शन करते हैं, चेक करते हैं कि यहां पे फील्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है। तो इस स्मॉल q को हम नाम देंगे टेस्ट चार्ज। क्या नाम देंगे, टेस्ट चार्ज। नाम से जाहिर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डिटेक्शन के लिए हम जो चार्ज पार्टिकल को यूज करेंगे वो हमारे पास टेस्ट चार्ज होगा। सोर्स चार्ज क्या है, जिसने अपना फील्ड बना के रखा हुआ है। ठीक है। जैसे अर्थ हमारे पास यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, और ये हमारे पास टेस्ट मैस कहलाएगा।
ये टेस्ट मैस होगा, ये सोर्स मैस कहलाएगा। इसी तरह ये सोर्स चार्ज कहलाएगा जिसने अपना इफेक्ट बना के रखा हुआ है, और इस फील्ड को डिटेक्शन के लिए हम यहाँ पे जो चार्ज रखेंगे स्मॉल q, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज ये दो अलग अलग आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आखिरी चीज़ बच्चों, अगर मुझे ये मालूम करना है, ठीक है, ये मैं मालूम भी कर सकता हूँ कि इस इस सोर्स चार्ज ने r डिस्टेंस पर, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये डिस्टेंस लेता हूँ इस पॉइंट पे, यानी कि r डिस्टेंस पर, इस टेस्ट चार्ज से r डिस्टेंस पर ये वाले पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है वो मुझे मालूम करना है, तो ये भी मैं मालूम कर सकता हूँ। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि स्ट्रेंथ होती क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इंटेंसिटी हमें ये बताती है कि उस जगह पर उसकी ताकत ज़्यादा है या कम है, हमें ये बताती है। वो कैसे? फोर्स के लगने से। फोर्स अगर ज़्यादा लगेगी तो ताकत ज़्यादा होगी, फोर्स अगर कम लगेगी तो ताकत कम होगी। लेकिन अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि किसी पॉइंट पर फोर्स जो लग रही है या जो इंटेंसिटी है या जो ताकत है वो है कितनी। ठीक हो गया? अब हम ये भी मालूम कर सकते हैं। फिर से अभी तक हमने क्या मालूम कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या बताती है, किसी लोकेशन पर स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, वो हमें बताती है। वो हम कैसे मालूम करते हैं? फोर्स को देखकर। अगर फोर्स ज्यादा लग रही है तो ताकत ज्यादा होगी, अगर फोर्स कम लग रही है तो ताकत कम होगी। लेकिन हम अगर मुझे ये एक्चुअली मालूम करना है कि इस पॉइंट के ऊपर एक्चुअली ताकत कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किस कदर स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसकी वैल्यू मुझे बतानी है। वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे बतानी है, मैग्नीट्यूड मुझे बताना है, तो फिर वो भी मैं मालूम कर सकता हूं। ठीक है, तो अब हम ये थोड़ा सा काम करने वाले हैं कि अगर मुझे इस फील्ड के अंदर किसी भी खास लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट करनी है, उसका मैग्नीट्यूड मुझे मालूम करना है, तो वो मैं कैसे मालूम करूंगा। क्लियर? तो उसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं, E इज इक्वल्स टू F/Q। तो जहां पर मुझे स्ट्रेंथ मालूम करनी है मैं वहां पे क्या प्लेस करूंगा, एक टेस्ट चार्ज प्लेस करूंगा। ठीक हो गया, ये मैंने Q यहां पर प्लेस कर दिया, और ये वाला Q जिसने अपना सोर्स बनाया हुआ है, और ये वाला Q जिसको हम फील करवाना चाहते हैं कि इसको फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और किस तरफ लग रहा है और कितना लग रहा है, वो हमारे पास होगा टेस्ट चार्ज। तो दो चार्जेस के दरमियान जो कि r डिस्टेंस पर पड़े हुए हों, तो उनके दरमियान फोर्स कितना लगता है, ये हमने कूलम्स लॉ में पढ़ रखा है कि दो चार्जेस जो कि r डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं, तो उनके दरमियान लगने वाला कूलम फोर्स कितना होगा। वो कूलम फोर्स किसके बराबर होगा? वी नो दैट कूलम फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर r² होता है। क्लियर? ये हमारे पास है फोर्स का फार्मूला। हमें मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला हमने बना रखा है वो है E बराबर है F/Q है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। सो वी नो दैट E इज इक्वल्स टू F/Q। अब इस F की जगह पर हम ये वाली सारी वैल्यूज अगर पुट कर दें, ठीक है जी, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, कहाँ पर? इस F पर। ठीक हो गया, क्योंकि ये F क्या है, ये F वो फोर्स है ना जो इस चार्ज के ऊपर लग रही है, टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है। अच्छा, इसमें जो Q1 और Q2 क्या है, Q1 में आप कह दें Q1 आपका ये वाला सोर्स चार्ज है, और जो Q2 है वो कौन सा है आपका? वो टेस्ट चार्ज है। तो Q1 की जगह पर आप कैपिटल Q लिख दें, और Q2 की जगह पर आप स्मॉल q लिख दें। तो Q1 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा, और F इज इक्वल्स टू K कैपिटल Q स्मॉल q ओवर r²। ठीक है जी। सो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। सो पुट इन 1, इसको आपने 1 में पुट किया, 1 में पुट किया तो हमारे पास E किसके बराबर आ जाएगा? तो E बराबर आ जाएगा F की जगह पर ये सारी वैल्यू आ जाएगी जिसका नाम है K Q ओवर r², और नीचे हमारे पास कौन है? Q है। ये Q इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो K Q ओवर r² है, ये r² नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास E का फार्मूला बन गया, E इज इक्वल्स टू K Q ओवर r²। ये फार्मूला आपको क्या बता रहा है? देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो r के साथ कैसा रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। देखिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये r क्या था? ये r, ये वाला r था ना,
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर है। इसका मतलब कि आर अगर हम बढ़ाते जाएं, मतलब इस टेस्ट चार्ज को अगर हम इस सोर्स चार्ज से दूर लेकर जाते जाएं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। और अगर हम इसी टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के करीब लेकर आते जाएं तो आर कम होगा, तो आर के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। यस, तो किसी भी चार्ज के गिर्द आप उसके करीब करीब रहेंगे तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और अगर आप दूर दूर जाएंगे तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। क्लियर? इसी तरह आप अर्थ के करीब रहते हो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा मिलता था, और अगर आप इसको दूर जाते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कैसा हो जाता था, वीक हो जाता था। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो इस सोर्स चार्ज के करीब करीब पॉइंट्स पर ज्यादा स्ट्रांग होगी, और अगर आप इस टेस्ट चार्ज को दूर लेके जाए मतलब आर आपका बढ़ जाएगा, तो आर के बढ़ने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक हो गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपका बन गया। तो चार्ज के करीब आते जाएंगे तो फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो फील्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जी प्यारे बच्चों, यहां तक बातें हुई क्लियर?